हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब कुछ ठीक होगा। चलिए आइए हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, आगे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे थ्योरम के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो रिलेशन के बारे में पढ़ चुके थे। इसके बाद फिर हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़े थे और उस हिसाब से हम लोग आगे भी पढ़े थे। अब हम लोग बताए थे कल जैसा पिछले लेक्चर में कि अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं पार्टीशन ऑफ सेट से रिलेटेड चीज़ और इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड चीज़। और जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये पार्टीशन ऑफ सेट जो है ये इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्टीशन ऑफ सेट में कैसा रिलेशन है। एक सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि पार्टीशन ऑफ सेट वो क्या चीज़ है, वो तुरंत डिस्कस करेंगे हम। और इसके बाद एक इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या चीज़ है। दो चीज़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, एक पार्टीशन ऑफ सेट और इक्विवेलेंस रिलेशन जो आप पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ आप इक्विवेलेंस क्लास भी पढ़े थे। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े आप लोग, इसके बाद इक्विवेलेंस क्लास पढ़े, और हम जो अभी बताने जा रहे हैं वो पार्टीशन ऑफ सेट बताने जा रहे हैं। देखिए एक थ्योरम आएगा पार्टीशन ऑफ सेट बताने के बाद जिसका नाम होगा फंडामेंटल थ्योरम। ये फंडामेंटल थ्योरम आपको कभी कभी भारी लगता है, मतलब थोड़ा वेट लगता है। उसका कारण ये है कि उसका पूरी तरह से उसके कॉन्सेप्ट को आप समझने में असमर्थ हैं, इसलिए वो वेट लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरम होता है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम। लेकिन यदि आप वो उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तो आपको लगता है क्या फंडामेंटल थ्योरम नहीं आए तो अच्छा है। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम बड़ा होता है थोड़ा, ये बात है। तो पहले फंडामेंटल थ्योरम जो हम पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे वो देख लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम में कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है जो प्रेरित करता है, इंट्रोड्यूस कराता है, परिचय कराता है पार्टीशन ऑफ सेट्स को। मतलब ये है तो पार्टीशन ऑफ सेट होगा। इसके बाद इसका सफिशिएंट कंडीशन, ये एक कंडीशन हुआ। इसका सफिशिएंट कंडीशन ये पढ़ेंगे कि यदि पार्टीशन ऑफ सेट है तो हमको मिल जाएगा इक्विवेलेंट रिलेशन। बात समझ में आया। अब आपको लग रहा होगा कि इस इक्विवेलेंस क्लास का चर्चा हम बीच में किए थे, वो क्यों किए थे। तो देखिए एक बात का आप पे गौर कीजिएगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लास पर आएंगे और इक्विवेलेंस क्लास से पार्टीशन ऑफ सेट पे जाएंगे, और नेसेसरी कंडीशन के लिए और सफिशिएंट के लिए पार्टीशन से इधर चले जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन का हेल्प लेंगे। ये बीच में मीडिएटर की तरह काम करेगा, ये बीच में मीडिएटर की तरह काम करेगा, इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए हम लोग पहले पार्टीशन ऑफ सेट पढ़ लेते हैं, इसके बाद इक्विवेलेंस, इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम की तरफ हम लोग चलेंगे। लिखिए पार्टीशन ऑफ सेट क्या है पहले पढ़ लेते हैं और इसके बाद तब फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखिए पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन ऑफ सेट, let X be any non-empty set and a family of non-empty set such that फैमिली ऑफ सेट का नाम दे दीजिए या such that each set is not empty. Second, EI intersection EJ is equal to empty
EI and EJ are disjoint or different. Third, union of I belongs to index lambda EI is equal to proper set X. ये चीज 12th में भी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन शायद भूल गए होंगे। जैसे ये एक सेट X है, कैपिटल X, इसके बाद लिखे हैं कि ए फैमिली ऑफ नॉन इम्पटी सेट ER। फैमिली ऑफ नॉन इम्पटी सेट मतलब हो गया कि किसी के फैमिली में 5 मेंबर, किसी के, अभी और इस पे डिस्कस करेंगे, किसी के फैमिली में 10 मेंबर, किसी के फैमिली में 50 मेंबर, किसी के फैमिली में ओनली 2 मेंबर। तो इस सारी चीजों को हम लोग फैमिली ऑफ सेट के तौर पे लिखते हैं, यानी कि फैमिली में कितना मेंबर है पता नहीं है तो इसलिए ER लिख लिए हैं, ठीक है। सच दैट, इस प्रकार से ईच मतलब प्रत्येक, ER मतलब जितना भी उसमें मेंबर होगा सब खाली नहीं होगा, दो के बी का इंटरसेक्शन इम्पटी होगा मतलब कॉमन नहीं आएगा, और सबको जोड़ देंगे तो यूनियन कर देंगे मतलब जोड़ देंगे तो वो पुराना वाला सेट आ जाएगा। आइए थोड़ा एग्जांपल पे, कोई एक पिता है, उनकी प्रॉपर्टी ये है, ठीक। अब उन प्रॉपर्टी को अपने संतानों के बीच बांट दिया करेंगे, बांट रहे हैं, तो बांटना शुरू करेंगे। कितनी संतान है उनको ये तो पता नहीं है, हो सकता है 4 हो तो 4 भाग में बटेगा, 5 हो 5 भाग में बटेगा, उसी हिसाब से यदि 10 हो तो 10 भाग में बटेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ER लिख दिए हैं कि वो जितनी उसका संतान होगी उनकी उस हिसाब से बटेगा। चलिए, कोई भी ऐसा संतान तो नहीं होगा कि जिनको उनकी प्रॉपर्टी का कुछ भाग न मिले। यदि कोई संतान को कह दिया जाए कि पिता के द्वारा कि उनकी प्रॉपर्टी फलाने को आपको, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर संतान 10 बेटा में से किसी एक बेटे को नहीं दी जा रही है, तो ये तो कभी संभव नहीं है। जब भी बटेगा संतान, उनके सारे बच्चों को प्रॉपर्टी बांटी जाएगी, बराबर या नहीं ये तो डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन पर। तो जो भी हो उनमें, फिर से प्योर लीजिए, एक पिता है वो अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा कर रहे हैं। इसके बाद जब वो बंटवारा कर रहे हैं तो कोई ऐसी संतान होगी जिनको उनकी प्रॉपर्टी का हक नहीं मिलेगा? जरूर है, जरूर कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। मतलब उनके प्रत्येक संतान इच खाली नहीं होगा, मतलब उनको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिलेगा, खाली नहीं हो सकता है। अच्छा, वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि दो बेटे को ज्वाइंट इतना सा क्षेत्र दे दिया जाए, क्योंकि वो तब परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बाद में हो सकता है उन दो में झगड़ा हो सकता है। समझने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं हम। तो उसी तरह से ये दो के बीच में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। प्रॉपर्टी बट रही है तो अपने ढंग से सब क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जितनी भी संतान है EI, जितनी भी संतान है, सब संतानों की प्रॉपर्टी जोड़ दी जाए तो उनके पिताजी की प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगी। इस बात को समझ गए होंगे? तो यही चीज है। जैसे ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में E1 एक संतान का नाम E1 है, दूसरी संतान का नाम E2 है, तीसरी संतान का नाम E3 है और चौथी संतान का नाम E4 है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना तो E1 इम्पटी है, ना तो E2 इम्पटी है, ना तो E3 इम्पटी है, ना तो E4 इम्पटी है, इम्पटी नहीं है। पहला चीज देख लिए। दूसरा चीज ना ये दोनों में कुछ कॉमन है, 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 ये ना ये दोनों में कुछ कॉमन है, ना ये दोनों में कुछ कॉमन है, ना ये दोनों में कुछ कॉमन है, ये ना ये दोनों में कुछ कॉमन है, ना ये दोनों में कुछ कॉमन है, ना ये दोनों में कुछ कॉमन है। बात देख रहे हैं? यानी कि अलग अलग है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम लोग ये भी प्रयोग करेंगे डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। इस बात का ख्याल रखिएगा आप, डिसजॉइंट और आइडेंटिकल शब्द का भी प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम सारे चीज को जोड़ देंगे, मतलब यूनियन कर देंगे,
तो ये x के पूरी प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगी कि नहीं। तो इस हिसाब से दूसरा प्रॉपर्टी भी I इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू इम्पिटी हो गया EI EJ, जहां पर I इज नॉट इक्वल टू J और वो जो वैल्यू आएगा वो जान ही रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4 आएगा। तीसरा चीज देखिए तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 बराबर इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रॉपर सेट X आ गया। तो यही चीज हो गया हमारा पार्टीशन ऑफ सेट। बाकी चीज हम लोगों को, चलिए अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑन ए सेट। मतलब जैसे भी बताए कि पार्टीशन ऑफ सेट है तो वो इंट्रोड्यूस कराएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ऐसा है तो वो परिचय करा देगा आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसकी तरफ, और ये है तो वो इंट्रोड्यूस करा देगा ऐसा। अब इस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि ऐसा जब हो जाएगा तो हम लोग एक चीज प्रयोग करेंगे जो मीडिएटर का काम करेगा इस थ्योरम को प्रूफ करने में। फिर से एक बार बोल रहे हैं, थ्योरम को मीडिएटर की तरह इस थ्योरम को इधर से उधर जाने में मीडिएटर की तरह प्रूफ काम करने वाला एक थ्योरम होगा इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास मीडिएटर की तरह फिर से बता रहे हैं काम करेगा थ्योरम को प्रूफ करने में। एक बात ख्याल रखें, पिछले थ्योरम का टू इक्विवेलेंस क्लास आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल कंप्लीट करके रखिएगा, उसका भी प्रयोग इस थ्योरम में होगा, समझ गए। और बाकी जिनको भी प्रॉब्लम हो आप जरूर बताएं। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, विकास आप भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं जहाँ तक हमको लग रहा है आपकी एक्टिविटीज को देखते हुए। बाकी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। फिर कल हम लोग एक नए लेक्चर के साथ थ्योरम पे आएंगे जो होगा इक्विवेलेंस फंडामेंटल थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पिछले भी लेक्चर में हम बता चुके थे। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले दिन मिलते हैं।